फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप यूपीएससी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं और उन प्रश्नों के बारे में विस्तार से भी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको आगामी यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा एम एन राय, जिन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार रखा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया जाएगा, यह कथन किसने कहा था? एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, यह कथन रखा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव याद रखिए दोस्तों, एग्जाम्स में आया हुआ है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था 1940 में। इसी अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की संविधान सभा के गठन और संविधान सभा के निर्माण से संबंधित बातों को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन कब भेजा था? तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में। और इस क्रिप्स मिशन ने भारत को यह आश्वासन दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को आजाद कर दिया जाएगा। किसने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया था? तो दोस्तों, 1942 के पश्चात 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसने संविधान सभा के गठन के विचार को सहमति दे दी, लेकिन मुस्लिम लीग के 2 संविधान सभा के गठन की मांग को इस कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब भारत में संविधान सभा गठित की गई तो उसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 389। संविधान सभा किस प्रकार की निकाय थी? जो संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए चुनी गई थी, तो दोस्तों वह आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामित निकाय थी। अब यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ नामित, क्योंकि उस समय भारत में कई देशी रियासतें भी थी और उन्होंने अपने व्यक्तियों को भेजा था, इस तरह से वह नामित निकाय हो गई और आम जनता के द्वारा भी कुछ लोग चुने गए थे। तो इस तरह से आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित निकाय थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो उसके पश्चात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस डेट को आप याद रखिएगा। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों, अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। और दोस्तों, फ्रांस की प्रथा को हमने अपनाया था। फ्रांस की प्रथा को इस प्रकार अपनाया कि संविधान सभा में सबसे पहले अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को दी गई थी और वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स, दूसरी बैठक की अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे। और संविधान की दूसरी बैठक 4 दिन के बाद ही 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए। लगातार 2 कार्यकाल के लिए यह राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को द्वितीय संविधान सभा की बैठक में ही पारित हो गया था। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव यह है जिस पर आप अगर उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वह उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है, जिसको कि किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों, माउंटबेटन योजना सबसे पहले जानना आवश्यक है कि किस लिए थी। तो दोस्तों, यह भारत के बंटवारे से संबंधित थी माउंटबेटन योजना। अभी माउंटबेटन योजना क्यों? क्योंकि दोस्तों 1947 में भारत का जो अंतिम वायसराय थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन ही। उन्होंने ही एक योजना प्रस्तुत की थी जिस आधार पर भारत का बंटवारा होना था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है उद्देश्य प्रस्ताव पर। और जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, यह हमारे संविधान की एक झलक देता है। यदि आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आप उसी से पूरे संविधान का आकलन
कर सकते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको कब अपनाया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहले ही बताया मैंने दोस्तों आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने गठन के पश्चात संविधान निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया था। वह समिति प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति ने भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगाया था। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो दोस्तों उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था भारत के संविधान के निर्माण में। दोस्तों भारत के संविधान का निर्माण में इतना समय इसलिए भी लगा क्योंकि भारत में संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। तो दोस्तों यह भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों भारत का, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। संविधान निर्माण में कितने देशों के संविधानों का अवलोकन हुआ था? तो दोस्तों प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों कि किस देश के प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये, और इसको यदि आप पूरा देख लेंगे तो आप प्रतियोगी परीक्षाएं जो यूपीएससी की हैं उसमें अवश्य ही आप भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसका जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसको किसने लिखा है दोस्तों? इसको रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी भारतीय संविधान सभा की, क्योंकि इस समिति का ही मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना, और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बनने में जब समय लगा, उसके पश्चात जब बनकर तैयार हुआ भारत का संविधान तो उसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। तो 26 नवंबर की डेट आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने कानून की किताब लिखी थी जो कि भारत में आधुनिक भारत के लिए वह मनु कहलाए जाते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था? अब दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान का पहला ही जो प्रश्न है वह है प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका ने अपने संविधान में अपनाया था। प्रस्तावना आखिर होता क्या है? तो दोस्तों प्रस्तावना संविधान का क्या होता है? परिचय पत्र होता है। इसको आप याद रखिए, संविधान का परिचय पत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों यह है संविधान का परिचय पत्र कहलाता है प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो भी चुका है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, बंधुत्व और अखंडता, इन 4 शब्दों को आप याद रखिए। इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है दोस्तों? तो दोस्तों भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य है। संप्रभु का मतलब यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, उसमें किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। लोकतांत्रिक है, मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए चुनाव होता है। गणतांत्रिक, भारत का जो गणतांत्रिक का मतलब है भारत का जो प्रमुख है, राष्ट्रपति है, वह तानाशाह नहीं है, यानी वंशानुगत नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता का अर्थ है, पहले ही बताया दोस्तों, इसका अर्थ है कि भारत अपने बाहरी और आंतरिक मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है, इसमें किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में सामने आया था?
तो दोस्तों यह था केशवानंद भारती मामला 1973। इस मामले के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोग को देना चाहूंगा। दोस्तों 1973 के पहले हुआ क्या था कि भारत के संविधान में कहीं पे भी संशोधन किया जा सकता था। तो दोस्तों भारत के जब संविधान में कहीं पे भी संशोधन किया जा सकता था तो विभिन्न सरकारों ने उसको तोड़ने मरोड़ने का काम किया। तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह न्याय दे दिया था कि भारतीय संविधान के किसी भी भाग को किसी भी भाग अनुच्छेद को संसद बदल तो सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। यही दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कहलाती है। यानी कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है, और मूल संरचना से संबंधित तथ्यों को वह निष्कर्ष जो होगा वह सुप्रीम कोर्ट बताएगा। भारत में कौन सी आर्थिक सुधार नीति 1991 में लागू हुई थी? तो दोस्तों 1991 में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? दोस्तों समाजवाद दो प्रकार के हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी। तो भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है, जैसे कि साम्यवादी समाज वाला देश है चीन और रूस, और भारत वहीं पर देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है। विश्व का एक देश जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो दोस्तों वह है स्विट्जरलैंड। और दोस्तों यहां क्वेश्चन उठता है कि फिर भारत में कौन सा लोकतंत्र है? तो दोस्तों भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, ना कि जनता करती है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों अभी तक संविधान की प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को किस क्रांति से भारत के संविधान में अपनाया गया है? दोस्तों भारत की संविधान में प्रस्तावना में यह अवधारणा है कि भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवधारणा को ध्यान में रखेगा। दोस्तों रूस की क्रांति से इसको अपनाया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और भारत में संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सके, राज्यों को अधिकार नहीं दिया गया। संविधान में कौन से आदर्श हैं जो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति से आदर्श लिए गए हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इनको आप याद रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को लिया गया है रूस की क्रांति से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान में आदर्श जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इनको लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी दोस्तों क्या है? पेरिस। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? दोस्तों 18 वर्ष। पहले यह थी 21 वर्ष, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बदल दिया गया था। मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? दोस्तों जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय थे 7 मौलिक अधिकार। संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? दोस्तों प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 यह कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष कोई भी असमता नहीं रखी जाएगी, यानी विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी समान है, यानी विधि के समक्ष समता का सिद्धांत अनुच्छेद 14 से संबंधित है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान को लगभग 60 देशों के संविधान के अवलोकन के पश्चात बनाया गया है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। केंद्र में नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रपति। इनको आप याद रखिए। केंद्र में वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों केंद्र में वास्तविक अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है उसको वह जो दर्जा मिला है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? जैसे दोस्तों भारत के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को, वैसे ही भारत के नागरिकों से कुछ मूल कर्तव्य अपेक्षित किए गए हैं, और भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों 1975 और 77 के बीच भारत में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। उसी समय इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, सलाह के आधार पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। किस देश के? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं? दोस्तों भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकार उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है?
दोस्तों भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही विस्तार रूप से भारत के नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार न्यायोचित है या फिर गैर न्यायोचित है। न्यायोचित और गैर न्यायोचित का मतलब यह होता है दोस्तों कि जो भी मूल अधिकार है उनके उल्लंघन पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो दोस्तों भारत के जो मूल अधिकार हैं संविधान में दिए गए हैं वह न्यायोचित अधिकार है, यानी इनका उल्लंघन होने पर आप सीधा न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित हैं या फिर गैर न्यायोचित। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत हैं गैर न्यायोचित, यानी कि इनके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में इनके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। भारत की संसद किस किस से मिलकर के बनी होती है। तो दोस्तों संसद के अंगों के बारे में पूछा जाए तो संसद के अंग केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। संसद के अंगों में लोकसभा, राज्यसभा और उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, इसको आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकारिया आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को यह सरकारिया आयोग ने समझाया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, वहीं पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता सीधे चुनाव करती है। और भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, और सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों दोबारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी राज्य है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, वहीं पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई गई है। दोस्तों संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता और होनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो यदि उम्मीदवार है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि विदेशी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। वहीं पर आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर न हो, उसके साथ साथ लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो ये 4 जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, इनको आप याद रखिए। संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में आपातकाल की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के कारणों पर आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध या बाह्य आक्रमण पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर आपातकाल। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दोस्तों पहले बताया, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, जब युद्ध हो या कोई बाह्य आक्रमण हो। राजकीय आपातकाल दोस्तों जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जब राज्यपाल या केंद्र सरकार को यह अपेक्षित हो जाता है कि इस राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल, जब भारत में वित्तीय अस्थिरता हो जाए। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को सौंपता है, वहीं पर इसी का उल्टा होता है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति शासन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आपने न्यूज में देखा होगा कई बार कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। तो संविधान का अनुच्छेद 356 यह कहता है कि यदि किसी राज्य की सरकार असंवैधानिक तरीके से चल रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देश के पहले राष्ट्रपति जिनका संबंध राजनीति से नहीं था, तो भारत में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये राजनीति से संबंधित नहीं थे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मताधिकार की आयु कितनी थी। तो दोस्तों भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो भारत में 21 वर्ष थी मताधिकार की आयु, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में 18 वर्ष का से अधिक का कोई भी व्यक्ति मत देने का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। यूपीएससी में यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत देश की प्रकृति कैसी है।
दोस्तों समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु राज्य है भारत देश। भारत में एकल नागरिकता, दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में कोई भी नागरिक है वह भारत का नागरिक है, ना कि किसी राज्य का नागरिक है। और इस प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। इसका उल्टा अगर देखा जाए दोस्तों, तो जैसे अमेरिका है, वहां पर दोहरी नागरिकता है, वहां पर कोई भी नागरिक अमेरिका का भी नागरिक है और किसी राज्य में भी उसकी नागरिकता होती है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? दोस्तों भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, और जिनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संसद का दूसरा सदन, जिसको निचला सदन भी कहा जाता है, इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? दोस्तों मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। संविधान का कौन सा भाग है भारत को कल्याणकारी राज्य बनाता है? वह भाग है दोस्तों भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों। नीति निर्देशक वह तत्व हैं जो यह अपेक्षित करते हैं कि भारत में जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी नीति बनाएगी तो वह इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रख करके बनाएगी। इसीलिए दोस्तों इस भाग को भारत का कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करता है। भारत की संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों विपक्षी दल का नेता होता है। जैसे कि अभी लोकसभा में जो विपक्ष दल के नेता हैं वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होती है केंद्र सरकार की, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में संसद में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो फ्रेंड्स एक वर्ष में संसद में कुल 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति भारत का जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? दोस्तों वह है भारत की संसद। संसद में स्वीकृति के बिना भारत का जो सरकारी खर्च है वह कुछ भी नहीं हो सकता है। कितने दिन की अनुपस्थिति के बाद संसद का सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है? कोई भी व्यक्ति संसद को बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है संसद से, तो उसकी सदस्यता खो सकती है, यानी कि समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र का मतलब एक व्यक्ति एक मत होता है, यह कथन किसने दिया था? दोस्तों यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लोकसभा का सत्र चलाने के लिए कुल कितने सदस्य होना चाहिए? दोस्तों संसद के किसी भी सदन का यदि सत्र चलाना है तो उस समय उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 जरूर होना चाहिए। जैसे लोकसभा की सत्र चलाने के लिए, लोकसभा की बैठक करने के लिए लोकसभा के उस समय कम से कम 1/10 सदस्य, कुल सदस्य संख्या है लोकसभा की 552, 1/10 का मतलब है कि कम से कम 52 सदस्य होने चाहिए लोकसभा का सत्र यदि चलना है। भारत का प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री जब तक लोकसभा में उसको विश्वास मत है तब तक वह भारत का प्रधानमंत्री बना रह सकता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भी यही मुख्यमंत्री बनी थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। पहले मैंने आपको बताया। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति का मौलिक अधिकार मूलतः संविधान में था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब कुल मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? वर्तमान में पहले बता दिया आपको, 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4 का भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया था? दोस्तों वह देश था अमेरिका। प्रस्तावना किसे कहते हैं? संविधान की भूमिका को दोस्तों प्रस्तावना कहा जाता है। किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। प्रस्तावना में कितनी बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है दोस्तों?
एक बार, अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? पहले बताया दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। वह कौन से शब्द थे दोस्तों? कौन कौन से शब्द थे? वह शब्द थे अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है दोस्तों? भारत के लोग। भारत की संविधान यह कहती है कि भारत के लोग भारतीय संविधान के अधिकार स्रोत हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न, किस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों, भारत की संविधान में संशोधन केवल विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय मूल अधिकारों को कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति कैसी है? तो प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य है। प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता शब्द से क्या आशय है? तो इससे आशय है कि भारत अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, इसको 1991 में अपनाया गया था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? तो दोस्तों, मूल संविधान से संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसको हटाया गया था। भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की अवधारणा है? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसको है? तो दोस्तों, भारत की संविधान में केवल संसद संशोधित कर सकती है। राज्यों को भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस से क्या प्रेरित है? तो फ्रांस से दोस्तों बंधुत्व जो शब्द है वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा है उसको किस देश से लिया गया है? रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 में किसका उल्लेख है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या प्रेरित है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद और मौलिक अधिकार। मूलतः भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति सुरक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके साथ साथ 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत आया हुआ है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर कहां शिकायत की जा सकती है? तो व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 13 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भारत में मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों, मत देने का अधिकार भारत में कानूनी अधिकार है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान संशोधन से संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकार से क्यों हटाया गया, कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, कौन से? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का मौलिक अधिकार संविधान में किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों, इस समय जो संपत्ति का अधिकार है वह है एक कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार इस समय नहीं है वो। मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं? दोस्तों, मूल अधिकार एक न्यायोचित और राजनीतिक अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? दोस्तों, जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। समता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? अनुच्छेद 14 के द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा भारत में छुआछूत को निषेध किया गया? किसको? छुआछूत को। अनुच्छेद 17 के द्वारा। मूल अधिकारों के उल्लंघन में की किस संस्था में शिकायत की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में।
वैसे तो दोस्तों मूल अधिकारों के उल्लंघन की जो शिकायत है वह कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में सीधे भी मूल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में उपाधियों का अंत किया गया है? जब भारत में आज़ाद हुआ तो उस समय विभिन्न व्यक्तियों को महाराजा, चौधरी इत्यादि की उपाधियां प्राप्त हुई थी, लेकिन अनुच्छेद 18 के द्वारा इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। वर्तमान में केवल शिक्षा और सैन्य से संबंधित उपाधियां ही लोगों को दी जाती हैं। किसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? दोस्तों भारत की जो संसद है उसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। अनुच्छेद के द्वारा लोक नियोजन के अवसर की समानता है। तो दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि सिर्फ आय, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर उसे लोक नियोजन के अवसर में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत की संसद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत की संसद है दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी दिल्ली में है। भाग 3 में किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का वर्णन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। उसके अलावा भारत में कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों राष्ट्रपति कौन थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में राज्य शब्द में किसको किसको शामिल किया गया है? तो भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को शामिल किया गया है। संविधान में किस प्रकार की उपाधियों पर रोक नहीं है? दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन शिक्षा और सैन्य की उपाधियों का अंत नहीं किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 18। पहले ही आपको बताया मैंने। मौलिक अधिकारों में संशोधन किस प्रकार के बहुमत से किया जा सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन करना चाहे तो विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों विधि के समक्ष समता का विचार संदर्भ वाला है, क्या है? नकारात्मक संबंध वाला। विधि के शासन का मूल तत्व क्या है? दोस्तों विधि के शासन का मूल तत्व यह है कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, यानी कि विधि के द्वारा ही शासन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विधि का शासन क्या है? संविधान का एक मूलभूत तत्व है, मूल संरचना है, इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। कौन सा व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य में देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी कार्य करता है तो वह उसको किसी भी न्यायालय में इसका जवाब नहीं देना है। किस व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती है? तो भारत का राज्यपाल है। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल के दौरान उनके विरोध में कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। किस अनुच्छेद के द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 15 के अनुसार। अगला दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में किसी भी नागरिक के साथ दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो दोस्तों सार्वजनिक स्थानों में विभेद को रोकने वाला अनुच्छेद है 15। शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% सीटों का आरक्षण दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित की गई हैं? तो दोस्तों वह संविधान संशोधन था 93वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कितना 10% का आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों यह था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019।
कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्राप्त करने के लिए उसकी पारिवारिक वार्षिक आय किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों 8 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए यदि कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से जो 10% का आरक्षण है उसको प्राप्त करना चाहता है। मंडल आयोग का संबंध किसके आरक्षण से है? तो दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वह मंडल आयोग की सलाह पर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। सशस्त्र बलों के संबंध में मौलिक अधिकारों में कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो दोस्तों संसद क्या कर सकती है? सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, घटा सकती है, हटा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को रोक लगाई जा सकती है? तो अनुच्छेद 33 है। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस व्यक्ति को मृत्युदंड को भी सजा को जो माफ करने का अधिकार दिया है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है वह भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड को भी माफ करने की अधिकार देता है। भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण का कोटा कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारत में जो आरक्षण है वो किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए? 10%। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए कितना? 10% का आरक्षण दिया गया है। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि कोई भी नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि नहीं लेगा? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों से संबंधित जो अनुच्छेद है 18 है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। यह एक मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों यह भी एक मौलिक अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जा सकता है, विचरण कर सकता है, और इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है जो यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार कर सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। आपराधिक व्यवस्था की किस धारा के अंतर्गत किसी संगठित बैठक को रोका जा सकता है? वह दोस्तों धारा है धारा 144। कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि इस क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के आधार पर 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी है? तो यह जो धारा है आईपीसी की धारा 145। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में अबाध संचरण का मूल अधिकार प्रतिबंधित हो सकता है? यह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। और कौन से क्षेत्रों को? जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो मौलिक अधिकार है जो यह कहता है कि अबाध संचरण का अधिकार सबका मूल अधिकार है, इसको जनजातीय क्षेत्रों में रोका जा सकता है। किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से नहीं अलग किया जा सकता, उसका जीवन समाप्त नहीं किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका के देश से लिया गया है। निजता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों यह एक मौलिक अधिकार है। किस वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मौलिक अधिकार है? तो यह भारत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भारत के प्रत्येक बच्चे को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष तक है उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य बताता है? तो यह अनुच्छेद है 21 का। संविधान संशोधन के द्वारा किसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों यह संविधान संशोधन था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत में
प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा कारखानों आदि में बालकों का नियोजन निषेध है? तो अनुच्छेद 24 में। किसी भी धर्म को मानने का अथवा आचरण का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों यह एक मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका आचरण कर सकता है। अगला प्रश्न है, धर्म तथा राज्य के संबंध में भारत की प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इस धर्मनिरपेक्ष राज्य को भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। मानव दुर्व्यापार शब्द में क्या क्या शामिल है? दोस्तों मानव दुर्व्यापार शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है और इसमें पुरुष महिला बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, देवदासी, दास प्रथा, इन सभी को मानव दुर्व्यापार में शामिल किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मानव दुर्व्यापार, बिगाड़ ये सब निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उनमें अनुच्छेद 22 में यह कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार, बिगाड़ ये सारी चीजें क्या हैं, अभी निषेध है, खत्म हो गई। कौन मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकता है? भारत की संसद। मौलिक अधिकारों के संशोधन किस प्रकार के बहुमत से होना चाहिए? तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन है वह विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संशोधन मौलिक अधिकारों में नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि भारत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा और हृदय है? तो संविधान का अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद को संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है? दोस्तों वही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, संविधान की आत्मा और हृदय, जिसको संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी देने वाली संस्था कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 की रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या अर्थ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और परमादेश, ये जो रिट है इनको जारी की जा सकती है। किस उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ उच्च न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों वह रिट है परमादेश। कौन सी रिट किसी व्यक्ति को लोक कार्यालय के अवैध अधिग्रहण करने से रोकता है? तो यह रिट है अधिकार प्रच्छा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है? तो संविधान का अनुच्छेद 26 भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन अपने हिसाब से कर सके। किस अनुच्छेद के द्वारा धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने से स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है? कोई भी व्यक्ति से अगर किसी भी प्रकार का कर मांगा जाता है कि उस कर को किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, यानी कि उस धर्म को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा, तो उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वह उस कर को न दे, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 27 में है। किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होना स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 28, भारत में स्कूलों में यदि कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें यदि कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहता है तो यह उसका मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 28 यह घोषणा करता है। अनुच्छेद 28 में यह घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? दोस्तों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद में 28 में संविधान के अनुच्छेद 28 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो इसमें यह कहा गया है कि धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों को देने की स्वतंत्रता है, यानी कि यदि सरकार के द्वारा किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी कर लगाया गया है तो उसमें भारत के व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वह उस कर को न दे। राष्ट्रीय आपातकाल किन कारणों के आधार पर लागू किया जा सकता है? दोस्तों भारत के संविधान में आपातकाल को जर्मनी के संविधान से अपनाया गया है, और भारत के संविधान में आपातकाल 3 प्रकार के हैं। युद्ध, बाहरी और सशस्त्र विद्रोह होने पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों निजता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है?
भाग 4 में। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में न्यायोचित प्रावधान कौन सा है? मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। कौन सा शब्द मूलतः संविधान में नहीं था? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य मूलतः संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर भारत के संविधान के भाग 4 का काम में 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था और उसके पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस समय मौलिक कर्तव्य कुल हैं 11। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। भारत में सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन, जिसके जो सदस्य हैं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। किस राज्य में विधान परिषद का प्रावधान है? दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। पंचशील सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत का महत्वपूर्ण भाग है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? दोस्तों किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, दोस्तों आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान को अपनाया गया तो उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित है या फिर गैर न्यायोचित? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, क्योंकि इनके उल्लंघन पर सरकार कोई भी कार्य करती है, यदि वह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है तो वह गैर न्यायोचित है, यानी इनके उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत नहीं हो सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। कौन सा तत्व अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारत के संसाधनों का समवितरण। समवितरण का मतलब यह है कि भारत के जो संसाधन है वह एक ही जाति, एक ही व्यक्ति, एक ही धर्म के हाथों में उनका केंद्र नहीं होना चाहिए, इनका समवितरण होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में। यानी कि लिंग के आधार पर कोई भी 2 पद हैं उनमें वेतन में कोई भी विभेद नहीं होना चाहिए। कौन सा तथ्य गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारत में जो पंचायतों का गठन है वह गांधीवादी सिद्धांतों का के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत के संविधान में संशोधन कर सके। और भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया था? दोस्तों यह कथन दिया था प्लूटो ने। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है? तो दोस्तों यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था। फांसीवाद राजनीतिक सिद्धांत किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो फांसीवाद इटली में और नाजीवाद जर्मनी में। फांसीवाद इटली में और नाजीवाद जर्मनी में उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न, नाजीवाद का उदय किस देश में हुआ था? जर्मनी में। अगला प्रश्न है, संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? तो दोस्तों कनाडा के संविधान से। हमारा जो भारत देश है इसमें एक मजबूत केंद्र के साथ राज्यों का संगठन है, यह जो संघीय प्रणाली है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों कुल मौलिक कर्तव्य हैं 11, लेकिन जब इनको अपनाया गया था तब उस समय थे 10 मौलिक कर्तव्य।
किस परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सी संस्था हल करती है? दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव भारत की संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं, और इसमें यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान जो अंतिम होगा वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो दोस्तों भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। इनको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राजनीति से संबंधित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के बहुत बड़े भाग को परिवर्तित किया गया था। संसद संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं कर सकती है? तो संसद जो है वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बस नहीं बदल सकती है। किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? दोस्तों ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। किस देश का संविधान लिखित संविधान है? तो दोस्तों भारत का, अमेरिका का, ये सब लिखित संविधान है। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? दोस्तों भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो इसमें 22 भाग हैं, प्रस्तावना है, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 470 अनुच्छेद हैं। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, बहुत ही विस्तृत है। भारतीय संविधान में बृहद, समग्र और विस्तृत होने का क्या कारण है? भारत का संविधान दोस्तों इतना बड़ा है, इसका रीजन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कई देशों में क्या है, संविधान अलग राज्यों के लिए अलग है और केंद्र के लिए अलग है, लेकिन भारत में क्या है, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है, अलग से राज्यों के लिए कोई संविधान नहीं है। भारतीय संविधान का अधिकतम स्रोत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का जो संविधान है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो स्रोत है वह लिए गए भारत शासन अधिनियम 1935 में। किसने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है? तो दोस्तों यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। और लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करने के पश्चात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात भारत के संविधान का निर्माण किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान कठोर एवं अनम्य संविधान है? तो दोस्तों अमेरिका का संविधान। यहां पर दोस्तों जानने वाली बात यह है कि कठोर और अनम्य संविधान कौन से होते हैं? तो दोस्तों संविधान में संशोधन के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं, कठोर संविधान या फिर अनम्य संविधान जिनको कहते हैं, और सरल या फिर नम्य संविधान। तो कठोर संविधान वह होते हैं जिनमें संशोधन की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल होती है, और जो नम्य संविधान है उनमें संशोधन एक सामान्य कानून के आधार पर किया जा सकता है। तो इस तरह से 2 प्रकार के संविधान है। अमेरिका के संविधान में संशोधन बहुत ही कठोर होता है, यानी उसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। किस देश का संविधान लचीला एवं नम्य संविधान है? दोस्तों ब्रिटेन का संविधान। इसमें साधारण कानून के आधार पर वहां के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का संविधान दोस्तों एक लचीला एवं कठोर का मिश्रण है, इसलिए कि भारत के संविधान में दोस्तों कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है यदि संसद संशोधन करना चाहे तो। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? तो भारत का संविधान भारत में संघीय सरकार की स्थापना करता है। कौन सा संघीय सरकार का लक्षण है? दोस्तों संघीय सरकार का मतलब है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, राज्यों की शक्तियां अलग, केंद्र सरकार की शक्तियां अलग। किस देश में सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है? तो दोस्तों सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका के संविधान में अपनाई गई। किस देश में सरकार की संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटेन के संविधान में क्या है, ब्रिटेन के संविधान ने ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था को अपनाने का आदेश दिया है। भारत में किस प्रकार की सरकार की प्रणाली है? दोस्तों भारत में संसदीय सरकार प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संसद किससे मिलकर के बनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत लोग
गलत करके आते हैं कि भारत की संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं है दोस्तों, भारत की संसद में लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी है। यानी कि भारत की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में संसदीय सरकार की कौन सी विशेषता है दोस्तों? भारत में संसदीय सरकार मतलब बहुमत दल वाले की सत्ता, यानी कि भारत में लोकसभा में जिस दल की बहुमत होता है उसी को सत्ता मिलती है। किस प्रकार की सरकार व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं? दोस्तों, संसदीय सरकार व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। संसद की संप्रभुता का नियम किस देश के संसद से जुड़ा है? दोस्तों, संविधान में ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में न्यायपालिका ही सर्वोच्च है दोस्तों, न्यायपालिका ही सर्वोच्च है। कौन सी सेवाएं दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं? दोस्तों, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, जिसका एग्जाम आप 2024 में देने वाले हैं। कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। यह भारत की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। अब इसमें यहां जानना जरूरी है कि न्यायिक समीक्षा आखिर होता क्या है। न्यायिक समीक्षा यह होता है दोस्तों कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संसद के बनाए हुए किसी भी कानून को यदि असंवैधानिक पाता है तो उसको खत्म कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का यह मतलब होता है कि भारत में सारे कार्य संवैधानिक तरीके से हों और उसकी जो समीक्षा है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। किस देश में एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है? तो दोस्तों, भारत में एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है। एकीकृत न्यायपालिका तंत्र का मतलब यह होता है कि भारत में सर्वोच्च स्थान पर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीन है राज्यों के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के अधीन में है राज्यों के विभिन्न जिलों के जिला न्यायालय। तो यह एक प्रकार से इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत न्यायपालिका भारत में तंत्र है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी कौन देता है? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। विधानमंडल संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित कर सकती है या नहीं? तो दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है। भारत के संविधान में संशोधन का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं या विधानमंडल को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजनीतिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 और 21, यह 2 अनुच्छेद जो हैं वह किसी भी आपातकाल में, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे वित्तीय आपातकाल हो, इन अनुच्छेदों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। बाकी अनुच्छेदों को तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल पर निरस्त कर सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उन्हें किनके माध्यम से दोबारा लागू किया जा सकता है? किनके माध्यम से? न्यायालय के द्वारा। न्यायालय के माध्यम से इनको लागू कराया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4 का काम में शामिल किया गया था। इनको रूस के संविधान से लिया गया है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इस तरह से वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं कुल 11। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान संशोधन में शामिल किया गया? दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। किसको संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के समय शामिल किया गया था? तो दोस्तों, भारत में उस समय आंतरिक आपातकाल चल रहा था जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भारत में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो दोस्तों, भाग 4 का काम है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, रूस के संविधान से। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? संविधान का आदर करना दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। भारत किस प्रकार के मताधिकार को अपनाया गया है? दोस्तों, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार का मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है और वह विकृत मानचित्र वाला या फिर विकृत मनोवृत्ति वाला या फिर दिवालिया नहीं है, तो वह भारत में मत का अधिकार रखता है। भारत में कोई भी व्यक्ति जिसकी किस उम्र के पश्चात
मताधिकार कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की पश्चात ही भारत में मताधिकार कर सकता है। पहले जब संविधान को अपनाया गया था तो उस समय मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल दिया गया था। यानी कि मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक व्यक्ति देश का भी नागरिक है और एक वही व्यक्ति किसी राज्य में भी उसकी नागरिकता होती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह लिया गया है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? संसद में। दोस्तों जब आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो देश की पूरी जो सत्ता है वह केंद्र के हाथों में आती है, केंद्र सरकार के हाथों में रहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान दोस्तों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 में प्रावधान है कि भारत में वित्तीय अस्थिरता पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और दोस्तों भारत में अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। आपातकाल की घोषणा भारत में कौन करता है? तो दोस्तों भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो इसी को राजकीय आपातकाल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और अनुच्छेद 356 के द्वारा यदि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल किन कारणों के द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 कारणों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और स्वतंत्रता संप्रभुता का प्रतीक है भारत का राष्ट्रपति। और भाग 5 में, भारत के संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों भारत में राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। भारत में संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल। यह जो 4 हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। संविधान के अनुसार भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारत की संसद में राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों को आप याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा के नामित सदस्य, राज्यसभा के नामित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के नामित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इतना जरूर आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है? पहले मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की आम जनता मत नहीं देती है। राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के एकमात्र अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसला कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसमें अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कम से कम कितने उसके साथ प्रस्तावक होने चाहिए? कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। दोस्तों जो प्रस्तावकों का जो प्रावधान है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा नामांकन हो जाए।
उसलिए भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसमें कम से कम उसके साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी उसकी उम्मीदवारी के नामांकन को स्वीकार किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के दौरान कम से कम अनुमोदक भी कितने होने चाहिए? 50। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कितने रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करने होते हैं? कितने? 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में उसको जमा करने होते हैं। और किस बैंक में? भारतीय रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना भाग प्राप्त करना होता है? नहीं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो दोस्तों, भारत का जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसको 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने होते हैं। पहले तो उसकी योग्यताएं भी देखनी होती हैं कि 35 वर्ष होनी चाहिए उसकी योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर ना हो सरकार के अंतर्गत, उसके साथ साथ लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लेकिन अगर वह कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है तो जो उसने 15,000 रुपये जमानत राशि जब्त कराई थी वह उसकी जब्त हो जाती है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस व्यक्ति का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक समय के लिए रहा? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत में एकमात्र व्यक्ति जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण के पूर्व शपथ दिलाते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख रुपए लगभग। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। संविधान यह कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति की पुनः चुनाव के लिए योग्य है? यानी कि भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में है। वहीं पर अमेरिका के संविधान में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए? 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? महाभियोग का मतलब यह दोस्तों, महाभियोग राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। किस पर? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? तो दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रारंभ हो सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है? कम से कम दोस्तों 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है कि उस पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाले प्रस्ताव को संविधान के दोनों सदनों में किस बहुमत से पास होना चाहिए? दोस्तों, 2/3 बहुमत, यानी विशेष बहुमत के आधार पर ही राष्ट्रपति को उस पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? तो दोस्तों, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर जानने वाली बात, रोचक बात यह है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग लगाया जाता है तो केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं और इसमें नामित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण रिक्त हो जाता है तो उसे कितने दिन के अंदर दोबारा निर्वाचन कराना आवश्यक है? यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी भी प्रकार खाली होता है तो उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। लेकिन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल वह 6 महीने के लिए बन सकता है। 6 महीने के अंतर्गत
राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण से रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी वह होता है दोस्तों जो भारत सरकार के एक कानून विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है। भारत के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसमें है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों संसद का अधिवेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव होंगे, उसके पश्चात जो पहला अधिवेशन होगा उसको संबोधित करेगा भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा को कौन विघटित करता है? दोस्तों लोकसभा को राष्ट्रपति। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोस्तों आपको पता होगा लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देता है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों 2 व्यक्तियों को। लेकिन इस प्रावधान को अभी हटा दिया गया है। भारत के संविधान में आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को अभी नामांकित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करता है? तो दोस्तों कुल 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति समाज सेवा से, विज्ञान, साहित्य, कला इत्यादि से वो जो जुड़े हैं उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो दोस्तों धन विधेयक को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है जिसको भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में यह लोकसभा अध्यक्ष का विचार है, अंतिम विचार होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति दोनों सदन के द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को इसमें अपना स्वीकृति देना अनिवार्य है। यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर दे तब राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। कोई भी विधेयक है दोस्तों, आप धन विधेयक को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई भी विधेयक जब संसद से पारित होता है तो कानून तभी वह बनता है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और राष्ट्रपति उस कानून को, उस विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन पुनर्विचार के पश्चात यदि उसमें संशोधन या संशोधन के बिना राष्ट्रपति के पास वह पुनः पहुंचता है विधेयक, तो राष्ट्रपति को उसमें स्वीकृति देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संसद के 17 अवसान की अवधि में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो दोस्तों भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के कितने दिन के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है? तो दोस्तों राष्ट्रपति ने यदि कोई अध्यादेश जारी कर दिया है, उसके पश्चात संसद की बैठक हो रही है, तो संसद की बैठक के पश्चात 6 सप्ताह के भीतर उसको पास होना चाहिए, नहीं तो वह अध्यादेश रद्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक चल सकता है? अधिकतम कितने समय तक? तो दोस्तों यहाँ बहुत ट्रिक जानने वाली है बात है, क्योंकि राष्ट्रपति जब कोई अध्यादेश जारी करता है तो मान लीजिए कोई संसद नहीं चल रही, संसद का कोई मतलब सदन सत्र में नहीं है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना 6 से ज़्यादा माह का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 माह तो ये हो गए। उसके पश्चात बताया कि संसद का कोई भी सदन है उसकी बैठक के 6 सप्ताह तक उसको अनुमोदित कराना है अध्यादेश को। तो 6 सप्ताह का मतलब हो गया 1.5 महीने। तो कोई भी अध्यादेश है दोस्तों, कोई भी अध्यादेश है वह अधिकतम 7.5 महीने चल सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखता है? लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर है धन विधेयक। राष्ट्र के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए किसका गठन करता है? वित्त आयोग का। प्रत्येक 5 वर्ष में भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित विधेयक किसकी अनुमति के बिना विधि नहीं बन सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति की।
जब राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति न देता है, न अस्वीकृत करता है, ना ही वापस लौटाता है, तो वह अपने कौन से वीटो का शक्ति का उपयोग कर रहा होता है? तो दोस्तों यह शक्ति है पॉकेट वीटो। जब कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसमें पॉकेट वीटो का उपयोग करके राष्ट्रपति ना तो उसमें सहमति देता है और ना ही अस्वीकृत करता है और ना ही वापस लौटाता है। तो इस तरह से वह उसके पास रखा रह जाता है। संविधान में किस व्यक्ति को विधेयक से संबंधित वीटो की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को। क्योंकि राष्ट्रपति को विधेयक में वीटो की शक्ति इसलिए दी गई है कि जो जब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है। राष्ट्रपति में किस प्रकार की वीटो शक्तियां हैं? तो भारत के राष्ट्रपति में पॉकेट वीटो, आत्यांतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो, 3 प्रकार की वीटो शक्तियां दी गई हैं। विशेषित वीटो शक्ति किस देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो इसे किस प्रकार का वीटो कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। कौन सा? निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति किस विधेयक को ना तो वापस कर सकता है और ना ही अस्वीकार कर सकता है? दोस्तों वित्त विधेयक और धन विधेयक, 2 ऐसे विधेयक हैं जिनको राष्ट्रपति ना तो वापस करता है ना अस्वीकार कर सकता है। इनमें उसको स्वीकृति देनी होती है क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ये संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति ही अध्यादेश को जारी करने के पश्चात किसी भी समय वापस ले सकता है। किस विधेयक को राज्य की विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को राज्यों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है क्योंकि संविधान में संशोधन का अधिकार केवल भारत की संसद को है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। केवल संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान में उल्लेखित वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है रोकना। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। कौन शपथ दिलाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी संस्था करवाती है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसको अधिकार है कि वह मृत्युदंड को भी क्षमा कर दे? तो उसका अधिकार है राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां संवैधानिक शक्तियां हैं और संविधान के अनुच्छेद 72 में इनका उल्लेख है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? दोस्तों यह एक कार्यकारी शक्ति है, यह एक न्यायिक शक्ति नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जब किसी व्यक्ति के दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको लघुकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में परिहार का अर्थ क्या है? परिहार का अर्थ है दंड की अवधि को कम करना। अब दोस्तों यहां पर लघुकरण और दंड की अवधि को कम करना, ठीक है, 2 प्रकार की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का प्रयोग किसकी परामर्श पर करता है? राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद है, उसकी सलाह पर करता है। यह उसका स्वयं का विचार नहीं होता है। जब राष्ट्रपति किसी दंड को अस्थायी रोक लगाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्राविलंबन। जब किसी भी व्यक्ति को दंड मिल जाता है तो उस पर या सजा हो जाती है तो उस पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यदि सजा प्राप्त महिला की गर्भ अवस्था की अवस्थी है तो राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्ति के द्वारा उसकी सजा को कम कर सकता है? तो उसको एक सजा माफ करने की शक्ति मिली है, विराम, यानी कि उस समय तक राष्ट्रपति उसकी सजा पर विराम लगा देता है यदि कोई स्वास्थ्य स्थिति आई हुई है किसी महिला की। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि विधायी तथा प्रशासनिक संबंधी सभी मामले राष्ट्रपति को सूचित करे? तो यह संविधान के अनुच्छेद 78 में इसका प्रावधान है। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे तो दोस्तों वह थे एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों किसी भी समय यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। लेकिन मान लीजिए किसी भी प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है और 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना बहुत आवश्यक है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार की शक्ति मिली गई? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40वें अधिनियम 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार की शक्ति मिल गई। भारत का कौन सा पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है? दोस्तों उपराष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है? अमेरिका के। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत के द्वारा होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के पद में भी जनता वोट नहीं करती है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। भारत का एकमात्र व्यक्ति जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, संसद में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि राष्ट्रपति का मृत्यु त्याग पत्र इत्यादि के कारण रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व निर्णय कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। लेकिन इसमें कोई विवाद यदि आता है तो उसमें अंतिम निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? दोस्तों राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को किस सदन का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को किस सरकार के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 65 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 20 प्रस्तावक दोस्तों। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को जमानत के रूप में कितने रुपए जमा कराने होते हैं? 15,000 रुपए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत राशि 15,000 रुपए किस बैंक में जमा कराने होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक में। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन के दौरान कितने अनुमोदक होते हैं? 20 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कितने कुल वैध मतों का कितना भाग प्राप्त करने में असफल होने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जमा कराने होते थे। यदि कोई भी व्यक्ति कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये जो 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होते हैं ये जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है। ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने वाला प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में किस बहुमत से पास होना चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा में इसको विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में किस बहुमत से पास होना चाहिए? विशेष बहुमत से। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन है? तो अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति किसके प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है? दोस्तों किसके प्रति? संविधान के प्रति। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति की पद की क्या शर्तें हैं? दोस्तों किसी भी व्यक्ति को यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में सरकार के किसी भी लाभ का पद नहीं धारण किया होना चाहिए। उसके साथ साथ राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है? तो संविधान का अनुच्छेद 67
उपराष्ट्रपति के कार्यकाल यानी 5 वर्ष के बारे में उल्लिखित है। उपराष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र किसको सुपुर्द करता है? यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति तो त्यागपत्र देता है, वहीं पर भारत का राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पहले उसको नोटिस देना आवश्यक है? तो दोस्तों 14 दिन पहले। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति चुने गए थे दोस्तों एम हिदायतुल्लाह। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों वह राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वह सीनेट का सभापति होता है और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है किसी भी तरह से यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक बना रह सकता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वह है उपराष्ट्रपति, लेकिन जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है। उस समय राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वह करता है उपसभापति। उसको किसके द्वारा की जाती है अध्यक्षता? उपसभापति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो दोस्तों 4 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। किस देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक पद पर बना रहता है? दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो शेष कार्यकाल के लिए वहां का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राष्ट्रपति बन जाता है। कौन सा पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है यह राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया। इसका कारण यह है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है और संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो। कौन कौन संघ की कार्यपालिका का सदस्य होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी यह संघ कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कितने दिन पहले होना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 60 दिन पहले चुनाव हो जाना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारत के प्रधानमंत्री में। भारत में राज्य का प्रमुख किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, किंतु सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भारत में क्या होता है कि लोकसभा के जैसे चुनाव हो रहे हैं मान लीजिए, और उसमें जिस पार्टी का बहुमत होता है उसमें जो बहुमत दल का जो नेता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो जो गठबंधन सरकार होती है उसमें से आम सहमति पर एक नेता को सामने लाया जाता है, उसी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि लोकसभा में यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति कैसा प्रधानमंत्री चुनाव करेगा? तो अगर मान लीजिए कि किसी भी दल को बहुमत नहीं है और कोई गठबंधन भी नहीं बन रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बना देगा और उसको बोलेगा कि आप 30 दिन के भीतर अपना बहुमत साबित करिए। यानी कि विवेक स्वतंत्रता से वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जब व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उसको लोकसभा के अंदर
30 दिन के अंदर उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होगा, नहीं तो वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपति स्वविवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति में किया था? तो दोस्तों भारत में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था स्वविवेक के आधार पर। उसके पश्चात उन्होंने लोकसभा में बहुमत अपना साबित किया था। व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है अधिकतम कितने माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों 6 माह तक। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, भारत के संविधान में एक अनूठा प्रावधान है कि भारत के संविधान में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है यदि उसने कोई भी चुनाव नहीं जीता है तब भी। लेकिन उसमें एक क्लॉज यह है कि वह जो प्रधानमंत्री बनेगा तो वह केवल 6 माह तक रह सकता है। उस 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? तो ब्रिटेन में क्या है कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री है बनना है वह पहले से ही निम्न सदन का सदस्य होना उसको आवश्यक है। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? तो भारत में किसी भी सदन का सदस्य चल जाएगा, लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो नरेंद्र मोदी के पहले 2004 से लेकर के 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुए थे, वह विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित थे और राज्यसभा के सदस्य थे और वह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारत का प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते समय किसके प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेता है? तो किसके प्रति? संविधान के प्रति। वित्त मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो वित्त मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, भारत के राष्ट्रपति के पद। केंद्र सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? दोस्तों लोकसभा के प्रति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? दोस्तों अनुच्छेद 74 के अनुसार। यह जो प्रावधान है दोस्तों बहुत झगड़े का विषय रहा है भारत के संविधान को जब से अंगीकृत किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री और भारत का राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों पहले होता था क्या था कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कई बार कार्य नहीं करता था क्योंकि बाध्य नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस प्रावधान को अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति जो है वह भारत की केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार ही कार्य करेगा, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पलट दिया गया।